नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने लेकर आई हूँ नियोजित विकास की राजनीति। नियोजित विकास की राजनीति के अंतर्गत ये हमारा 5वां वीडियो है विद्यार्थियों। इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो शुरू की गई थी उनमें कौन कौन से विवाद प्रमुख रहे। हालांकि हमने पिछले वीडियो में 12 पंचवर्षीय योजना तक चर्चा करी और हमने ये भी आपको बताया कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 2017 के बाद पंचवर्षीय योजनाएं खत्म कर दी गई, समाप्त कर दी गई, उन पर रोक लगा दी गई, क्योंकि हमने यह विचार किया, हमारी सरकार ने यह विचार किया कि इसे सोवियत संघ की नकल करके हम किसी भी पंचवर्षीय योजना के आधार पर विकास नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद हमने यह आपको बताया कि इन पंचवर्षीय योजनाओं से हमने यह सीखने का प्रयास किया, भारत ने यह सीखने का प्रयास किया कि हम कम से कम संसाधन के माध्यम से किस प्रकार से अपना आर्थिक विकास या आर्थिक उन्नति कर सकते हैं। इन सभी पर हमने पिछले वीडियो में दृष्टि डाली, यानी कि हमने चर्चा करी। बच्चों, जो प्रथम दो पंचवर्षीय योजनाओं की जो बात आती है उनमें जो प्रमुख विवाद हैं उनकी अगर हम बात करें तो शुरुआती दौर में विकास की जो रणनीतियां अपनाई गई थी विद्यार्थियों, उन पर बड़े सवाल उठे। यहाँ हम ऐसे दो सवालों की चर्चा करेंगे जो आज भी प्रासंगिक हैं। कृषि बनाम उद्योग। हम एक बड़े सवाल से पहले ही परिचित हो चुके हैं और ये सवाल है कि भारत जैसी पिछड़ी अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग के बीच किसमें ज्यादा संसाधन लगाए जाने चाहिए। कईयों का मानना था कि दूसरे पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास की रणनीति का अभाव था और इस योजना के दौरान उद्योगों पर जोर देने के कारण खेती और ग्रामीण इलाकों को चोट पहुंची। तो कृषि बनाम उद्योग यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना पर कृषि पर ध्यान दिया गया था, लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर उद्योगों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया था और कृषि पर ध्यान कम केंद्रित किया गया था। तो इसी के साथ JC कुमारप्पा जैसे गांधीवादी अर्थशास्त्रियों ने एक वैकल्पिक योजना का खाका प्रस्तुत किया। खाका यानी कि एक ड्राफ्ट प्रस्तुत किया था जिसमें ग्रामीण औद्योगिकरण पर ज्यादा जोर दिया गया था और चौधरी चरण सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में कृषि को केंद्र में रखने की बात की थी। चौधरी चरण सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में कृषि को केंद्र में रखने की बात बड़े सुविचारित और दमदार ढंग से उठाई थी। और चौधरी चरण सिंह कांग्रेस पार्टी में थे और बाद में उससे अलग होकर इन्होंने भारतीय लोकदल नामक पार्टी बनाई और उन्होंने कहा कि नियोजन से शहरी और औद्योगिक तबके समृद्ध हो रहे हैं और इसकी कीमत किसानों और ग्रामीण जनता को चुकानी पड़ रही है। कई अन्य लोगों का सोचना यह था कि औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर को तेज किए बगैर गरीबी के मकड़ जाल से छुटकारा नहीं मिल सकता। इन लोगों का तर्क यह था कि भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाने की रणनीति अवश्य ही अपनाई गई थी और राज्य ने भूमि सुधार, ग्रामीण निर्धनों के बीच संसाधन के बंटवारे के लिए कानून बनाए और नियोजन में सामुदायिक विकास के कार्यक्रम तथा सिंचाई परियोजनाओं पर बड़ी रकम खर्च करने की बात भी मानी गई थी। नियोजन की नीतियां असफल नहीं हुई। दरअसल इनका कार्यान्वयन ठीक नहीं हुआ क्योंकि भूमि संपन्न तबके के पास सामाजिक और राजनीतिक ताकत ज्यादा थी। इसके अतिरिक्त ऐसे लोगों की एक दलील यह भी थी कि यदि सरकार कृषि पर ज्यादा धन राशि खर्च करती है तब भी ग्रामीण गरीबी की विकराल समस्या का समाधान नहीं कर पाती है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ज्यादा से ज्यादा कृषि पर ध्यान दिए जाने पर लोगों का मंतव्य नहीं था। उनका मंतव्य यह था कि अर्थव्यवस्था यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो नियोजन के अंतर्गत कृषि क्षेत्र या खाद्यान्न के उत्पादन या भूमि सुधार से संबंधित जो बात कही जा रही थी उसके अलावा हमें किस पे जोर देना चाहिए था। औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि में तेजी करनी चाहिए जिससे कि गरीबी के मकड़ जाल से हमें छुटकारा मिल सके। इस प्रकार के मंतव्यों को लेकर के द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर अधिक ध्यान दिया गया जिसमें टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी का ज्यादा इसमें बात कही गई थी और ये बताया गया था कि कृषि बनाम उद्योग की कृषि पर अधिक ध्यान दिया जाए कि उद्योगों पर ध्यान दिया जाए। यह एक बड़ा ही विवादित प्रश्न रहा इन परियोजनाओं में। द्वितीय विवादित प्रश्न है निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र। विकास के जो दो जाने माने मॉडल
थे, भारत ने उनमें से किसी को नहीं अपनाया। पूंजीवादी मॉडल में विकास का काम पूर्णतया निजी क्षेत्र के भरोसे होता है। पूंजीवादी मॉडल में विकास का सारा कार्य किसके भरोसे होता है? निजी क्षेत्र के भरोसे होता है। भारत ने यह रास्ता नहीं अपनाया। भारत ने विकास का समाजवादी मॉडल भी नहीं अपनाया, जिससे निजी संपत्ति को खत्म कर दिया जाता है। कहने का मतलब है कि भारत सरकार ने ना तो निजीकरण को अपनाया और न ही सरकारीकरण यानी समाजवाद को अपनाया। हर तरह के उत्पादन पर राज्य का नियंत्रण होता है इसमें, और इन दोनों ही मॉडलों की कुछ एक बातों को ले लिया गया और अपने देश में इन्हें मिले जुले रूप में लागू किया गया। कहने का तात्पर्य यह है विद्यार्थियों कि हमने निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत हमने दोनों ही क्षेत्रों को चुन करके, दोनों ही बातों को चुन करके उदारीकरण और समाजवादी व्यवस्था यानी समाजवादी मॉडल यानी उदारवादी मॉडल, दोनों ही मॉडलों को हमने अपनाते हुए एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का संचालन किया। इसी कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ये आपको कार्टून दिखाया गया है। प्रस्तुत कार्टून में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का विवाद दिखाई गया है, और सार्वजनिक क्षेत्र के पक्ष में केंद्रीय मंत्रियों लाल बहादुर शास्त्री, अजीत प्रसाद जैन, कैलाश नाथ काटजू, जगजीवन राम, टी कृष्णामाचारी, स्वर्ण सिंह, गुलजाई लाल नंदा एवं B.K. केसकर आदि को इसके अंतर्गत दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा सेक्टर इनको ज्यादा, जैसे पब्लिक सेक्टर है और एक है प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर में आप देख सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर उदारवाद और पूंजीवाद को बढ़ावा देने की बात करता है, और पब्लिक सेक्टर जो है सरकारी या सहकारी क्षेत्र या हम बात करें समाजवादी क्षेत्र पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करता है। लेकिन हमने मध्यम मार्ग को अपनाते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था का संचालन किया। इसके साथ ही खेती किसानी व्यापार और उद्योगों का एक बड़ा भाग निजी क्षेत्र के हाथों में चला गया, और राज्य ने अपने हाथ में भारी उद्योगों को रखा और उसने आधारभूत ढांचा प्रदान किया। राज्य ने व्यापार का नियमन किया और कृषि के क्षेत्र में कुछ बड़े हस्तक्षेप भी किए। इस तरह के मिले जुले मॉडल की आलोचना दक्षिणपंथी और वामपंथी दोनों खेमों में हुई, और आलोचकों का कहना था कि योजनाकारों ने निजी क्षेत्र को पर्याप्त जगह नहीं दी और न ही निजी क्षेत्र के बढ़वार के लिए कोई उपाय किया गया। विशाल सार्वजनिक क्षेत्र ने ताकतवर निहित स्वार्थों को खड़ा किया, और इन न्यस्त हितों ने निवेश के लिए लाइसेंस तथा परमिट की प्रणाली खड़ी करके निजी पूंजी की राह में रोड़े अटका दिए। इसके अतिरिक्त सरकार ने ऐसी चीजों की आयात पर बाधा का आयत कर दी जिन्हें घरेलू बाजार में बनाया जा सकता है। ऐसी चीजों के उत्पादन का बाजार एक तरफ से प्रतिस्पर्धा विहीन है, और इसकी वजह से निजी क्षेत्र के पास अपने उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने अथवा उन्हें सस्ता करने की कोई हड़बड़ी नहीं रही। सरकार ने अपने नियंत्रण में जरूरत से ज्यादा चीजें रखी, और इससे भ्रष्टाचार और अकुशलता दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। कुछ ऐसे आलोचक भी थे विद्यार्थियों जो सोचते थे कि सरकार को जितना करना चाहिए था उतना उसने नहीं किया, और इन आलोचकों ने ध्यान दिलाया कि जनता की शिक्षा और चिकित्सा के मद में सरकार ने कुछ खास धनराशि खर्च नहीं की, और सरकार ने केवल उन्हीं क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया जहां निजी क्षेत्र जाने के लिए तैयार नहीं था, और दरअसल सरकार ने इस तरह से निजी क्षेत्र की मुनाफा कमाने में मदद की, और इसके अतिरिक्त मदद गरीबों की होनी चाहिए थी। लेकिन राज्य के हस्तक्षेप के फलस्वरूप एक नया मध्यम वर्ग उठ खड़ा हुआ, बगैर खास जिम्मेदारी के मोटी तनख्वाह सहित अन्य सुविधाओं को भोग रहा था, और इस अवधि में गरीबी में ज्यादा कमी नहीं आई, और गरीबों का प्रतिशत कुल जनसंख्या में भले कम हुआ हो लेकिन उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई। तो कुल मिलाकर के बच्चों हम ये देख सकते हैं इसमें जो हमारी जो द्वितीय समस्या थी निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र, वो इतनी उलझनों में रहा। हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, उसके बावजूद भी इसमें इस प्रकार के रोड़े अटकाए गए, इस प्रकार की बाधाएं अटकाई गई। ना तो निजी क्षेत्र उसमें अपना एक रास्ता निकाल पाया, और ना ही सार्वजनिक क्षेत्र यानी सामाजिकरण जो है उसका अपना रास्ता निकल पाया, और दिन प्रतिदिन जो है भ्रष्टाचार और अकुशलता जो है बढ़ती जा रही थी। तो निजी पूंजी की राह में रोड़े अटकाते रहे, और निजीकरण का जो रास्ता था वो भी धाराशायी हो गया, खत्म हो गया, और वह किसी प्रकार से विकास के कार्यों में भागीदार नहीं हो पाया। अच्छा, अब ये हमारे दो जो मुख्य विवाद रहे उनके परिणाम क्या रहे, इनको हम एक दृष्टि में देखते हैं कि मुख्य परिणामों के बारे में हम चर्चा करें तो आजाद भारत के सामने 3 मुख्य चुनौतियां थी। इनकी यहाँ
इनकी चर्चा यहाँ 3 अध्यायों में की गई है और तीसरी चुनौती सबसे कठिन साबित हुई, जिसमें हमने नियोजित विकास की शुरुआती कोशिशों को देश के आर्थिक विकास और सभी नागरिकों की भलाई के लक्ष्य में, मतलब हमें बहुत थोड़ी मात्रा में सफलता मिली। शुरुआती दौर में ही इस दिशा में बड़े कदम न उठा पाने की अक्षमता एक राजनीतिक समस्या के रूप में सामने आई। असमान विकास से जिनको ज्यादा फायदा पहुंचा था, वे जल्दी ही राजनीति रूप से ताकतवर हो उठे और इनके कारण सबकी भलाई को ध्यान में रखकर विकास की दिशा में कदम उठाना और मुश्किल हो गया। तो बुनियाद की बात करें तो नियोजित विकास की शुरुआती दौर का मूल्यांकन करते समय हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि इसी दौर में भारत के आगामी आर्थिक विकास की बुनियाद पड़ी। भारत के इतिहास की कुछ सबसे बड़ी विकास परियोजनाएं इसी अवधि में शुरू हुई। इसमें सिंचाई, बिजली उत्पादन के लिए शुरू की गई भाखड़ा नागल, हीराकुंड जैसी विशाल बांध परियोजनाएं भी इसमें शामिल थी और सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ भारी उद्योग जैसे इस्पात संयंत्र, तेल शोधक कारखाने, विनिर्माता इकाइयां, रक्षा उत्पादन आदि इसी अवधि में शुरू हुए। इस दौर में परिवहन और संचार के आधारभूत ढांचे में भी काफी इजाफा हुआ, मतलब काफी फायदा हुआ। बाद के समय में कुछ विशाल परियोजनाओं की खूब आलोचना हुई। फिर भी बाद के समय की आर्थिक समृद्धि, जिसमें निजी क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि भी शामिल है, इस बुनियाद के बगैर संभव नहीं हो पाती। तो बच्चों, इसमें आप देख सकते हैं सरकारी प्रचार गांव तक पहुंचा किस प्रकार से। एक तरह से शिवपालगंज में दीवारों पर चिपके या लिखे हुए विज्ञापन वहां की समस्याओं और अनेक समाधानों का सच्चा परिचय देते थे। मिसाल के लिए समस्या थी कि भारतवर्ष एक खेतीहर देश है और किसान बदमाशी के कारण अधिक अन्न नहीं उपजाते। इसका समाधान यह था कि किसानों के आगे लेक्चर दिया जाए और उन्हें अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाई जाएं। उनके द्वारा उन्हें बताया जाए कि तुम अगर अपने लिए अन्न नहीं पैदा करना चाहते तो देश के लिए करो। इसी से जगह जगह पोस्टर चिपके हुए थे जो काश्तकारों से देश के लिए अधिक अन्न पैदा कराना चाहते थे। लेक्चरों और तस्वीरों का मिला जुला असर काश्तकारों पर बड़े जोर से पड़ता था और भोले से भोला काश्तकार भी मानने लगता था कि हो ना हो इसके पीछे भी कोई चाल है। शिवपालगंज में उन दिनों एक ऐसा विज्ञापन खास तौर से मशहूर हो रहा था जिसमें एक तंदुरुस्त काश्तकार सिर पर अंगोछा बांधे, कानों में बालियां लटकाए, बदन पर मिर्जई पहने गेहूं की ऊंची फसल को हंसेव से काट रहा था। एक औरत उसके पीछे खड़ी हुई अपने आप से बहुत खुश कृषि विभाग के से अफसरों वाली हंसी हंस रही थी। नीचे और ऊपर अंग्रेजी और हिंदी अक्षरों में लिखा था, अधिक अन्न उपजाओ। मिर्जई और बाली वाले काश्तकारों में जो अंग्रेजी के विद्वान थे उन्हें अंग्रेजी इबारत से, और जो हिंदी के विद्वान थे उन्हें हिंदी से परास्त करने की बात सोची गई थी। और जो दो में से एक भी भाषा नहीं जानते थे वे भी कम से कम आदमी और औरत को तो पहचानते ही थे। उनसे आशा की जाती थी कि आदमी के पीछे हंसती हुई औरत की तस्वीर देखते ही वे उसकी ओर पीठ फेरकर दीवानों की तरह अधिक अन्न उपजाना शुरू कर देंगे। श्री लाल शुक्ल द्वारा लिखित उपन्यास राग दरबारी का एक हिस्सा। इस उपन्यास का कथा काल 1960 का दशक है और कथा भूमि है उत्तर प्रदेश का एक गांव शिवपालगंज। तो शिवपालगंज की जो इसमें बात बताई गई है बच्चों, आपको समझ आया होगा इसके अंदर कि किस प्रकार से शिवपालगंज के अंदर दीवारों पर किस प्रकार से चिपके हुए या लिखे हुए जो विज्ञापन थे वहां की समस्याओं के समाधान को वो दिखाते थे और किस प्रकार से हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में और साथ में चित्रकारी के माध्यम से इस समस्या को दिखाया गया और बताया गया इसके अंतर्गत कि ज्यादा से ज्यादा अन्न उपजाया जाए। अधिक अन्न उपजाएंगे तब जाकर के देश जो है आगे की ओर विकास की ओर बढ़ेगा, जिसमें सभी लोग जो हिंदी जानते थे वो हिंदी के माध्यम से, जो अंग्रेजी जानते थे वो अंग्रेजी के माध्यम से, और जो हिंदी और अंग्रेजी नहीं जानते थे वो उस आदमी और औरत यानी कि उस चित्रों के माध्यम से इस बात को भली भांति समझ पा रहे थे कि वह चित्र या विज्ञापन जो है क्या कह रहा है लोगों से।
इसके बाद दूसरा परिणाम हम देखें भूमि सुधार। जहां तक कृषि क्षेत्र का सवाल है, इस अवधि में भूमि सुधार के गंभीर प्रयास हुए विद्यार्थियों। इनमें सबसे महत्वपूर्ण और सफल प्रयास था जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का था, और यह प्रथा अंग्रेजी शासन के जमाने से चली आ रही थी। इस साहसिक कदम को उठाने से जमीन उस वर्ग के हाथ से मुक्त हुई जिसे कृषि में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इससे राजनीति पर दबदबा कायम रखने की जमींदारों की क्षमता भी घटी और जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ करके प्रयास किए गए ताकि खेती का काम सुविधाजनक हो सके। यह प्रयास भी सफल रहा। भूमि सुधार की दो अन्य कोशिशों को थोड़ी कम सफलता मिली। हालांकि इस बात के लिए कानून भी बनाए गए और कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी भूमि अपने नाम पर रख सकता है, लेकिन जिनके पास ज्यादा जमीन थी उन्होंने इस कानून को तोड़ खोज लिया। इस कानून का जो है वो तोड़ खोज लिया था। ठीक इसी तरह जो काश्तकार किसी और की जमीन पर बटाई पर जोत बो रहे थे, उन्हें भी ज्यादा कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई, लेकिन इस कानून पर शायद ही कहीं अमल हुआ हो। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, अरे मैं तो भूमि सुधारों को मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने की तकनीक समझाता था। तो भूमि सुधार का मतलब इस कार्टून में यह विचार किया गया कि भूमि सुधार का मतलब यह है कि मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारने की टेक्निक हमें पता चलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे भूमि सुधार का मतलब कुछ और ही बताया गया, जिसमें छोटे छोटे टुकड़ों में जो भूमि बटी हुई थी उस भूमि को एकसार किया गया, और जो भूमि पर लोग कार्य कर रहे थे, जिसको जोत बो रहे थे, उनको वो भूमि प्रदान की गई। तो इस प्रकार की बातें इसमें बताई गई हैं। आप ये भी देख सकते हैं पेपर की कटिंग में भी। इसके बाद इसमें खाद्य संकट की बात की गई है विद्यार्थियों। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे इसे चर्चा करेंगे, और यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद एंड नमस्कार।